सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो कि अध्ययन लोक यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाना है, इसमें डीएलएड बैच 2019 का जो द्वितीय सेमेस्टर है, उससे संबंधित एक प्रश्न पत्र जिसका कि नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसके संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। अब तक हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे कि शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसके प्रकार एवं शिक्षा का इंपॉर्टेंस या उसका महत्व आज के बारे में हम सब ने अब तक जानकारी हासिल की है। उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें हम लोग प्रारंभिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे थे। देखिए, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि है, इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। जैसा कि आप सबको भी इस बात के बारे में जानकारी होगी कि हमारी भारतीय शिक्षा का सूत्रपात 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ और हमारी शिक्षा का जहां से सूत्रपात हुआ उसको हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, हमने आप सब के साथ में मिलकर के इस बात की भी चर्चा की है कि जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था रही वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 500 ईसा पूर्व तक थी। इसके बाद में हम लोगों ने उस वैदिक कालीन शिक्षा की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं रही और उस वैदिक कालीन शिक्षा के जो कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे उसके बारे में भी जानकारियां हासिल की, जिसमें कि हम लोगों ने उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, गुरुकुल पद्धति, प्रकृति से निकट का संबंध है, गुरु शिष्य के मध्य संबंध है, अग्र शिष्य प्रणाली या कि कक्षा नायकीय पद्धति, साथ ही साथ शिक्षालय भवन, शिक्षा सत्र एवं छुट्टियां, बच्चों के कर्तव्य एवं निःशुल्क तथा सार्वभौमिक शिक्षा आदि अनेक विशेषताओं के बारे में हम सब ने जानकारी हासिल की थी। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि वैदिक कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आदर्श यानी कि उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालकों का आध्यात्मिक विकास करना था। तो ये जो हमारी शिक्षा का सूत्रपात 2500 ईसा पूर्व में हुआ, ये लगभग 2000 वर्षों तक कार्यरत रही, ये अपने अस्तित्व में रही। लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे इस शिक्षा व्यवस्था में कुछ जटिलताएं आती गई, अनेक जो कुछ दुरूह बातें थी जो कि हमारे समाज में यथोचित रूप से नहीं लागू हो पाती थी, जब वो सब भी इसमें आने लगी तो ऐसा हुआ कि फिर यह शिक्षा व्यवस्था उस तात्कालिक समाज की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी उसको पूर्ति करने में असमर्थ हो गई। और इस तरीके से ऐसा फिर इसमें देखा जाने लगा कि अनेक प्रकार की इसमें बुराइयां विद्यमान हो गई। इन सब के होने के कारण जब ईसा पूर्व में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उनके जन्म के
उपरांत महात्मा बुद्ध ने लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के अपना उपदेश दिया। उनके उपदेशों का पालन करना हमारे भारतीय समाज ने ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक अन्य देशों ने भी प्रारंभ किया। तो वहीं से ही वैदिक कालीन शिक्षा का पतन होता है और हमारे यहाँ एक दूसरी शिक्षा व्यवस्था अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ होता है। तो आज हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, ये भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक दूसरा पड़ाव है। भारतीय शिक्षा के इतिहास का पहला पड़ाव है वैदिक कालीन शिक्षा और भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक दूसरा पड़ाव है बौद्धकालीन शिक्षा। तो कहने का मतलब कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश से ही बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ होता है और यह शिक्षा हमारे भारत देश में इस्लामी आक्रांताओं के आने के पूर्व तक थी और जब से हमारे भारत देश पर इस्लाम धर्म को मानने वालों का अधिपत्य हुआ, उनकी शासन व्यवस्था लागू हुई, तो यह शिक्षा व्यवस्था तब तक थी। उसके बाद में फिर हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक तीसरा पड़ाव प्रारंभ होता है। उसकी चर्चा हम लोग फिर बाद में करेंगे। तो आज देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हमने आप सबको ऐसा बताया कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ कहां से हुआ और किस लिए हुआ। हमने आप सबको ऐसा बताया कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जब कुछ अनेकानेक जटिलताएं पाई जाने लगी, उन जटिलताओं के कारण जो हमारे समाज का एक जनसाधारण सा वर्ग था वो प्रायः शिक्षा को प्राप्त करने में असमर्थ हो गया। क्योंकि शिक्षा में ऐसा माना जाता था कि कर्म कांडों की प्रधानता हो गई और वो तत्कालिक हमारा जो समाज था उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ हो गई। इन्हीं सब कारणों के कारण इस शिक्षा व्यवस्था का पतन हो गया और फिर उसी के ही प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ हुआ। तो ऐसा माना गया है भारतीय इतिहास में कि 500 ईसा पूर्व से बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ होता है। 500 ईसा पूर्व से बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ हुआ और यह 1200 ईस्वी तक थी। उसी को हम कह सकते हैं कि सन 1200 तक थी। देखिए, अब हमें देखना यहां पर यह है कि इस बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हर एक कालखंड की जो शिक्षा व्यवस्था रही उसका अपना एक महत्वपूर्ण एवं अहम उद्देश्य हुआ करता है। उसी उद्देश्य को लेकर के वो शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ती रहती है। देखिए, हमारे यहाँ जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी उसका उद्देश्य था बालकों की आध्यात्मिक उन्नति करना और ये जो हमारे यहाँ नंबर 2 पर बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था आती है, इसका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति। देखिए, चूंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेश थे, उन्हीं उपदेशों को ही जब लोगों ने मानना प्रारंभ किया, उन्हीं के अनुसार जब वो अपनी जीवन शैली को भी व्यतीत करना प्रारंभ करते हैं, तो वहीं से ही बौद्धकालीन शिक्षा का सूत्रपात होता है। तो अगर हम इसके जब कुछ प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जानकारी हासिल करें तो इसके वैसे तो कई उद्देश्य हैं, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह था
निर्वाण की प्राप्ति यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना। अब जैसे हम सब ने ऐसा पढ़ा था कि हमारी जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसकी अपनी कुछ विशेषताएं भी थी। तो उस विशेषता में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार, ये दो उस समय की शिक्षा की दो मुख्य विशेषताएं थी। उसी तरीके से इस बौद्धकालीन शिक्षा में भी अनेकानेक विशेषताओं के होने के बावजूद दो महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि दो संस्कारों से ही जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि सबसे पहली विशेषता या कि सबसे पहला जो संस्कार है वह प्रवज्या संस्कार कहलाता है। प्रवज्या, देखिए, जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता था, उसी प्रकार से इस बौद्ध काल में इस प्रवज्या संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता था। देखिए, इस प्रवज्या का शाब्दिक अर्थ होता है घर से बाहर आना। तो ऐसा होता था कि एक बालक की उम्र जब लगभग 8 वर्ष की हो जाती थी, वह अपने घर से बाहर निकल करके बौद्ध मठों और विहारों में आता था। देखिए, अब इस बौद्ध काल में शिक्षा देने का कार्य गुरुकुल नहीं बल्कि बौद्ध मठ और विहार करने लगे थे, जिसमें कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती थी वो प्रायः बौद्ध मठों में ही दी जाती थी। तो एक बालक जब उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष की होती थी तब वह अपने घर से निकल करके बौद्ध मठों की ओर प्रस्थान करता था, और जब वह बौद्ध मठों में पहुंचता था तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होता था। सर्वप्रथम वह अपने सिर के बाल को मुड़वाता था, उसके बाद में फिर वह पीले वस्त्र को धारण करता था, और पीले वस्त्र को धारण करने के उपरांत एक बालक अपने गुरु के समक्ष उपस्थित होता था